हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग में आयोग की सिफारिशों के बारे में। जिसमें बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, संपत्ति के अधिकार के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों के बारे में, संसद एवं राज्य विधानमंडल के बारे में। दोस्तों, आयोग ने कुल 249 सिफारिशें की हैं। इनमें से 58 सिफारिशें संविधान के संशोधन से संबंधित हैं, 86 विधायिका उपायों से तथा शेष 105 सिफारिशें कार्यपालिका कार्यों से प्राप्त की जा सकती हैं। आयोग के विभिन्न सिफारिशों का क्षेत्रफल विवरण इस प्रकार से है। पहला, मौलिक अधिकारों के बारे में। विभेद के प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एवं 16 के अंतर्गत दायरे में प्रजातीय या सामाजिक उद्भव, राजनीतिक या अन्य विचार, संपत्ति या जन्म को भी शामिल किया जाए। दूसरा, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत को प्रेस एवं मीडिया के स्वतंत्रता तक विस्तृत किया जाए। इसमें विचारों को व्यक्त करने, लेने एवं इस बारे में सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार भी लोगों को होना चाहिए। तीसरा, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्न बातें शामिल किया जाना चाहिए। पहला, उत्पीड़न, क्रूरता एवं अमानवीय व्यवहार या दंड के विरुद्ध अधिकार। दूसरा, यदि एक व्यक्ति अवैध तरीके से अपने जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है तो उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। देश छोड़ने एवं वापस आने का अधिकार। निजता एवं पारिवारिक जीवन का अधिकार। वर्ष में कम से कम 80 दिनों के लिए ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार। न्यायालय अधिकरण तक पहुंचने एवं त्वरित न्याय पाने का अधिकार। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार। देखभाल, सहायता एवं संरक्षण का अधिकार। बच्चों के मामले में शुद्ध पेयजल, प्रदूषण रहित वातावरण, पारिस्थितिकी के संरक्षण एवं सतत विकास का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को इस प्रकार से विस्तृत किया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक को 14 वर्ष की आयु को प्राप्त करने का निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। लड़कियों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामले में यह सीमा 18 वर्ष तक होनी चाहिए। निवारक निरोध के संबंध में 2 प्रकार के परिवर्तन किए जाने चाहिए। पहला, निवारक निरोध की अधिकतम अवधि 6 माह होनी चाहिए। दूसरा, परामर्शी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होने चाहिए। यह किसी उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश होने चाहिए। सिखों, जैनों एवं बौद्धों को हिंदुओं से पृथक माना जाना चाहिए तथा उनके एक साथ मानने वाले उपबंधों अनुच्छेद 25 के अंतर्गत को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान में शब्द हिंदू की व्याख्या करते हुए समय इन सभी को शामिल किया जाता है। 9वीं अनुसूची में वर्णित अधिनियमों और विनियमों के लिए अनुच्छेद 31 खा द्वारा प्रदत्त न्यायिक समीक्षा से संरक्षण को केवल उन क्षेत्रों तक सीमित किया जाना चाहिए जो निम्न से संबंधित हो। पहला, कृषि सुधार। दूसरा, आरक्षण। तीसरा, अनुच्छेद 39 की धारा या गा के अंतर्गत आने वाले नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वयन। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत के समय अनुच्छेद 20, 20 एवं 21 के समान अनुच्छेद 17, 23, 24, 25 एवं 32 का भी निलंबन होना चाहिए। अब बात करेंगे संपत्ति के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 300 का निम्न प्रकार से संशोधन किया जाना चाहिए। पहला, संपत्ति से वंचित या अधिग्रहण विधि के प्राधिकार के अनुसार होता है और केवल और लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। संपत्ति को मनमाने ढंग से वचन या अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषि, वन और गैर शहरी वास भूमि या पारंपरिक रूप से प्रयुक्त भूमि का वंचित या अधिग्रहण केवल विधि के प्राधिकार अनुसार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसी भूमि के अधिग्रहण से पूर्व उपयुक्त पुनर्वास की योजना है। संक्षेप में, यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमि अधिकृत की जाती है तो उन्हें उपयुक्त पुनर्विन्यास का अधिकार होना चाहिए। तीसरा, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। संविधान के भाग 4 में संशोधन करके उसे राज्य नीति एवं कार्य के निर्देशक तत्वों को नाम दिया जाना चाहिए। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में नया निर्देशक तत्व जोड़ा जाना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक 5 वर्ष में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया जाना चाहिए। चौथा, सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक सदृढ़ता के लिए एक अंतर आस्था आयोग का गठन किया जाना चाहिए। निर्देशक तत्वों सिद्धांतों के उचित अनुपालन पर नज़र रखने के लिए एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिए।
5 वर्ष में एक बार रोजगार के व्यापक अवसरों की खोज करने वाले एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 2001 की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में मौलिक कर्तव्यों को लोकप्रिय एवं प्रभावी बनाने के लिए उन उपायों एवं साधनों को अपनाना चाहिए जिनसे यह उद्देश्य की पूर्ति हो सके। मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायाधीश वर्मा समिति की सिफारिशें को यथासंभव लागू किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 51 का में ये निम्न नए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। पहला आ, मत देने का कर्तव्य एवं प्रशासनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया कर अदायगी के बारे में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने का कर्तव्य। नेक्स्ट, बच्चों को पारिवारिक मूल्यों से परिचित कराने एवं उन्हें शैक्षिक शारीरिक एवं नैतिक शिक्षा देने का कर्तव्य। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का कर्तव्य। नेक्स्ट बात करेंगे संसद एवं राज्य विधानमंडलों के बारे में। सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार को परिभाषित और विसीमित किया जाना चाहिए ताकि संसद और राज्य विधानमंडलों का निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्यक्रम सुनिश्चित किया जा सके। अनुच्छेद 105 को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए कि संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत सदस्यों को प्राप्त उन्मुक्ति को उनके द्वारा सभा या अन्यथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किए जाना भ्रष्ट कर्तव्यों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी न्यायालय अध्यक्ष सभापति की स्वीकृति के बिना किसी सदस्य द्वारा की गई कार्यवाही के उत्पन्न किसी अपराध को संज्ञान में नहीं लेगा। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बारे में अनुच्छेद 194 को भी इसी प्रकार संशोधित किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए यह योग्यता होनी चाहिए कि वह जिस राज्य में चुनाव लड़ रहा है उसे उसी राज्य के निवासी होना चाहिए। यह राज्यसभा को संघीय प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सांसद स्थानीय विकास योजना को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। देश में निर्वाचन आयोग को यह अधिकार होना चाहिए कि वह केंद्र एवं राज्य सरकार के पदों का लाभ के दायरे वाला निर्धारित कर सके। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में केंद्रीय स्थायी समिति का गठन करने के लिए त्वरित उपाय किए जाने चाहिए। संविधान संशोधन के प्रस्तावों की जांच एवं छटाई के लिए संसद के दोनों सदनों में एक स्थायी संविधान समिति बनाई जानी चाहिए। व्यवस्थापिका योजनाओं को क्रियान्वयन एवं निरीक्षण के लिए संसद की नई विधायी समिति गठित की जानी चाहिए। संसद की वर्तमान प्राक्कलन समिति लोक उपक्रम एवं अधीनस्थ विधान समितियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। संसदों को स्वयं इस बात का प्रयास करना चाहिए कि उन्हें भी संसदीय लोकपाल के दायरे में लाने के लिए उचित नियम बनाए जाए। जिन विधानसभाओं में 70 से कम सदस्य हैं उन्हें 1 वर्ष से कम 50 दिन अवश्य आयोजित होना चाहिए। अन्य विधानसभाओं के लिए यह अवधि कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए। इसी प्रकार राज्यसभा और लोकसभा में 1 वर्ष के दौरान न्यूनतम बैठकों की संख्या क्रमशः 100 और 120 दिन होनी चाहिए। प्रक्रिया संबंधी सुधारों के लिए संसद के बाहर एक अध्ययन दल बनाया जाना चाहिए। कार्यपालिका एवं प्रशासन के बारे में संसद के किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में लोकसभा सदन के नेता का चुनाव कर सकती है। बाद में उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया राज्यों में भी अपनाई जा सकती है। एक प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के समय एक वैकल्पिक नेता के लिए मतदान होना चाहिए। इसे अविश्वास के लिए रचनात्मक मत व्यवस्था कहा जा सकता है। जब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसके लिए सदन के कुल सदस्यों में कम से कम 20% सदस्यों को इसका नोटिस देना चाहिए। मंत्रिपरिषद के विशाल आकार को विधि द्वारा सीमित किया जाना चाहिए। किसी भी राज्य या केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या का 10% तक सीमित कर दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अनावश्यक मंत्रालयों विभागों का गठन तथा उनके लोगों को नियुक्त कर मंत्रियों का समान दर्जा एवं उन्हें मंत्रियों के समान वेतन भत्ते आदि देने की प्रथा को उत्साहित करना चाहिए। इनकी संख्या निचले सदन की कुल संख्या का मात्र 2% होना चाहिए। संविधान के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखना चाहिए और राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया जाना चाहिए। संयुक्त सचिव से ऊपर के स्तर पर सरकारी पदों पर पार्श्व भर्ती की अनुमति दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 311 का संशोधन कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईमानदार सरकारी सेवकों को संरक्षण मिले और भ्रष्ट सरकारी सेवकों को दंडित किया जाए। क्रमिक नीतियों के प्रश्न जिनमें
भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं फास्ट ट्रैक एडवांसमेंट आदि शामिल है का संचालन एवं प्रबंधन एक स्वायत्त लोक सेवा बोर्ड के द्वारा किया जाना चाहिए। इस बोर्ड का गठन संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत किया जाना चाहिए। सरकारी सेवकों एवं अधिकारियों को अपना पद संभालने से पूर्व संविधान के प्रति निष्ठा के साथ ही अच्छा प्रशासन देने की शपथ लेनी चाहिए। सूचना के अधिकार की गारंटी होनी चाहिए तथा गोपनीयता की शपथ के स्थान पर पारदर्शिता की शपथ दिलाई जानी चाहिए। लोकहित अनावरण अधिनियम जैसे वीएसएल ब्लोअर अधिनियम के नाम से जाना जाता है को भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के विरुद्ध उपयोग में लाया जाना चाहिए। भ्रष्ट सरकारी सेवकों सहित गैर सरकारी सेवकों द्वारा बेनामी संपत्ति खरीदने को रोकना चाहिए तथा इसके लिए उचित कानून बनाना चाहिए। अब बात करेंगे केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में। पहला, 1990 के अंतर्राज्यीय परिषद आदर्श को उन मामलों को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए जो परामर्श का भाग होंगे। दूसरा, आपदा एवं आपातकाल का प्रबंधन दोनों का संविधान की 7वीं अनुसूची एवं की सूची 3 में शामिल किया जाना चाहिए। एक संवैधानिक निकाय जिसे अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग के नाम से जाना चाहिए का गठन किया जाए। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के उपरांत ही की जानी चाहिए। अनुच्छेद 356 को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग तभी करना चाहिए जब कोई विकल्प ना बचा हो। किसी राज्य में किसी सरकार द्वारा विधानमंडल का विश्वास खो देने या नहीं का परीक्षण केवल सभा में ही किया जाना चाहिए। राज्यपाल को इस बात की अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वह राज्य सरकार को विघटित कर सके जब तक कि उसे सभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि राज्य में आपातकाल की घोषणा ना भी हो, यदि निर्वाचन नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति शासन जारी रखा जा सकता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 356 में लागू होने के बाद भी राज्य विधानसभा को तब तक विघटित नहीं किया जाए जब तक कि संसद को इसका अनुमोदन ना हो जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 356 में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए। राज्यों एवं राज्य तथा केंद्र के बीच नदी जल विवाद के मामले की सुनवाई कम से कम 3 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ के द्वारा ही की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इस बारे में उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों से बनी पीठ इसका अंतिम निर्णय करे। संसद को चाहिए कि वह सभी राज्यों से विचार विमर्श करके 1956 की नदी बोर्ड अधिनियम के स्थान पर कोई नया अधिनियम बनाए। जब राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारत आरक्षित होता है तो इसके लिए एक निश्चित समय विधि तय की जानी चाहिए। इस समय विधि में यह तय हो जाना चाहिए कि राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजूरी देगा या नहीं। अब बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। दोस्तों, न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश और केंद्रीय विधि मंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा नामोदर्शित एक व्यक्ति होना चाहिए। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की एक समिति के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण की जांच होनी चाहिए। तीसरा, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की आयु क्रमशः 65 वर्ष एवं 68 वर्ष होनी चाहिए। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को अपनी अवमानना के आरोपी को दंडित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह संसद या किसी राज्य विधानसभा के किसी अधिनियम को असंवैधानिक या विधायी क्षमता से परे और अधिकारित घोषित कर सके। योजनाओं एवं वार्षिक बजट प्रस्तावों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक परिषद एवं राज्यों की न्यायिक परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में किसी भी मामले में अंतिम सुनवाई के बाद अधिकतम 90 दिनों के अंदर उस मामले का अंतिम निर्णय कर दिया जाना चाहिए। विधि के नियमों का उल्लंघन करने पर दोषियों को दंडित करने की व्यवस्था उपयुक्त न्यायालयों में ही होनी चाहिए। प्रत्येक उच्च न्यायालय को मामलों की सुनवाई के लिए समयबद्ध सारणी बनानी चाहिए, जिससे एक निश्चित समय के भीतर मामलों को अंतिम रूप से निपटारा किया जा सके। किसी भी मामले को 1 वर्ष से ज़्यादा तक लंबित नहीं रखना चाहिए। गैर अपराधीकरण के भाग के रूप में याचिका की व्यवस्था की जानी चाहिए। देश के निचले स्तर के न्यायालयों को उच्च न्यायालय के अधीन 2 स्तरों तक बढ़ाना चाहिए। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों एवं विकास की गति के बारे में उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय की खंडपीठों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जानी चाहिए। सामाजिक नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को भला कर सके तथा
लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वह समान वर्ग के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के कमज़ोर तबकों के लिए संसाधनों का युक्त तरीके से उपयोग हो सके, नई संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक सेवा प्राप्तता विभाग अधिकरण द्वारा ऐसे नागरिक चार्टर का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कल्याण के काम किए सके। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की उचित व्यवस्था की होनी चाहिए तथा आरक्षण से संबंधित विवादों को समाधान करने के लिए आरक्षण न्याय अदालत का गठन किया जाना चाहिए। देश के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शासित सभी जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन 6ठी अनुसूची में हस्तांतरित कर देना जाना चाहिए। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अन्य जनजातीय क्षेत्रों को भी लाया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1979 के अंतर्गत इन वर्गों के साथ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। अस्पृश्यता के अंत के लिए अन्य बातों को साथ साथ सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही का प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता है। सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनी निर्माण प्रतिषेध अधिनियम 1993 से को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कल्याण एवं उनकी शिक्षा आदि के लिए ज़्यादा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। बंधुआ मजदूरों की मुक्ति एवं उन्हें रोजगार दिलाने के लिए एक राष्ट्रीय अधिकरण का गठन, उसे व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए। राज्य स्तर पर भी इस प्रकार के अधिकरणों का गठन किया जाना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले हिंसा एवं उत्पीड़न को रोकने के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए तथा इनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि के लिए ज़्यादा सुविधाएं की व्यवस्था करनी चाहिए। अब बात करेंगे विकेंद्रीकरण यानी पंचायत एवं नगर पालिकाओं के बारे में। संविधान की 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को संशोधित करके इस प्रकार का स्वरूप दिया जाना चाहिए जिससे कि देश में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं हेतु पृथक राजकोष की स्थापना की जा सके। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पंचायत परिषद का गठन किया जाना चाहिए। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं को स्पष्टता स्वशासन की संस्थाएं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा उन्हें व्यापक व्यक्ति शक्तियाँ दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य के अनुच्छेद 243 छा और तथा 243 बी को संशोधित किया जाना चाहिए। भारत के निर्वाचन आयोग को राज्य निर्वाचन आयोगों को उनके कार्यों से संबंध में दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोगों को अपना वार्षिक प्रतिवेदन या विशेष प्रतिवेदन भारत के निर्वाचन आयोग तथा राज्यपाल को सौंपना चाहिए। इस कार्य के लिए अनुच्छेद 243 टा तथा 243 या को संशोधित किया जाना चाहिए। पंचायतों को विघटित करने से पहले उनके पक्ष को सुनने के लिए अनुच्छेद 243 डा को संशोधित किया जाना चाहिए। लेखा जांच के कार्यों में एक रूपता लाने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह पंचायत की लेखा जांच कर सके और उनके लिए लेखा मालिकों का निर्धारण कर सके। जब किसी नगर पालिका को विघटित किया जाए तो राज्य विधानमंडल में इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए कि उसे नगर पालिका को विघटित करने का आधार क्या था। स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार की अर्हताओं एवं गैर अर्हताओं को एक ही नियम द्वारा शासित किया जाना चाहिए। सीटों का परिसीमन, आरक्षण एवं चक्रण से संबंधित कार्यों का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग के स्थान पर परिसीमन आयोग के पास होना चाहिए। नगर पालिकाओं के विशिष्ट और पृथक कर क्षेत्र अवधारणा को मान्यता देनी चाहिए। अब बात करेंगे उत्तर पूर्वी भारत में संस्थाओं के बारे में। इस क्षेत्र में सभी राज्यों में संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अंतर्गत उपलब्ध अवसर लागू किए जाने चाहिए। हालांकि ऐसा करते समय इन क्षेत्रों की विशेष संस्कृति एवं परंपराओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले विषयों एवं 11वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों को स्वायत्त जिला परिषदों को सौंपा जा सकता है। प्रशासन के परंपरागत रूप से स्वप्रशासन से संबद्ध किया जाना चाहिए जिससे कि इन क्षेत्रों के से पर्याप्त वर्तमान असंतोष को समाप्त किया जा सके। नागरिकता अधिनियम द्वारा अवैध प्रवासन निर्धारण अधिनियम, विदेशी नागरिक अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य अधिनियमों की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासन परिषद का गठन किया जाना चाहिए। नागालैंड में नागा परिषद के स्थान पर विभिन्न नागा समाज समूहों को मिलकर जिला स्तर पर एक नई संस्था का गठन किया जाना चाहिए। असम के संबंध में 6ठी अनुसूची का विस्तार बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का होना चाहिए तथा अन्य स्वायत्त परिषदों
को स्वायत्त विकास परिषदों के रूप में उन्नत करना चाहिए। मेघालय के संबंध में ग्राम प्रशासन के स्तर को स्वायत्त जिला परिषदों के अंतर्गत ग्राम या ग्रामों के समूह के रूप में उन्नत किया जाना चाहिए। त्रिपुरा के संबंध में स्वायत्त परिषदों के संबंध में किए गए परिवर्तनों को जिला स्वायत्त परिषदों को भी लागू किया जाना चाहिए। मिजोरम के संबंध में उन क्षेत्रों में जिला स्तर पर मध्यस्थ निर्वाचित स्तरों का विकास किया जाना चाहिए जो छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते। मणिपुर के संबंध में छठी अनुसूची के उपबंधों को राज्य के पहाड़ी जिलों तक विस्तृत किया जाना चाहिए। अब बात करेंगे निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी अपराध के संबंध में 5 वर्ष या उससे अधिक का कारावास दिया जा चुका है, उसे संसद या राज्य विधानमंडल को चुनाव लड़ने के आयोग घोषित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, स्मगलिंग, डकैती और आदि के लिए दंड दिया जा चुका हो, उसे किसी राजनीतिक पद को प्राप्त करने के प्रतिबंध घोषित कर देना चाहिए। राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को तेजी से निपटारा करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। राजनीतिक याचिकाओं की सुनवाई भी विशेष न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। विकल्प के रूप में उच्च न्यायालय में विशेष निर्वाचित खंडपीठों का गठन किया जा सकता है और इन्हें राजनीतिक याचिकाओं एवं राजनीतिक विवादों को विशिष्ट कार्यों में सौंपा जा सकेगा। राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले धन के संबंध में उचित नियम बनाने चाहिए जिससे कि इन दलों को प्राप्त होने वाले धन के बारे में पूर्ण पारदर्शिता हो तथा यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि किसी राजनीतिक दल में कहां से किस व्यक्ति के यह धन प्राप्त किया है। इसलिए बाह्य धन प्राप्ति को किसी विनियमित तंत्र की स्थापना तक प्रतिबंधित किया जाए। एक ही पद के लिए उम्मीदवारों को एक से अधिक स्थान के चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए। चुनाव आचार संहिता की कड़ाई से पालन करना चाहिए जिससे कि इसका उल्लंघन करने वालों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। निर्वाचन आयोग को यह देखना चाहिए कि किसी भी उम्मीदवार को जब 50% से अधिक मत प्राप्त हो तो उसे विजयी घोषित किया जाए। इसके लिए आयोग उचित नियम कानून बना सकता है। वास्तव में यह व्यवस्था उचित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिनिधित्व करती है। यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार किसी चुनाव में लगातार 3 बार हार जाता है तो उसे चुनाव को लड़ने के लिए प्रतिबंध घोषित कर देना चाहिए। जमानत जब्त होने वाले वर्तमान में डाले गए वैध मतों को 16.67 यानी 16.67% के नियम की सीमा को बढ़ाकर 25% कर देना चाहिए। भारत के बाहर जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति या लोग जिन्हें माता पिता या दादा दादी भारतीय नागरिक थे, जब देश में किसी उच्च पद या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि का पद धारण करें तो वो पहले उनके बारे में विस्तार से जांच कराई जाए। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक आयोग की सिफारिश पर की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में के विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा की उपसभापति शामिल हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी इसी प्रकार प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अब बात करेंगे राजनीतिक दलों के बारे में। राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं कार्यप्रणाली तथा दलों के गठबंधन के बारे में विस्तृत नियम बनाए जाने चाहिए। पहला, यह प्रस्तावित नियम है। पहला, किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले होने चाहिए जिसमें जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे अपने खातों का भली प्रकार से संचालन करें तथा उसके समय अनुसार जांच कराएं। राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे अपने चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को यह दिशा निर्देश दें कि अपने पर्चा भरते समय वे अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दें। यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से किसी आपराधिक मामले के लिए दंडित हो चुका हो या न्यायालय ने उस पर किसी अपराध के लिए आरोप तय किया है तो उसे राजनीतिक दलों का ऐसे व्यक्ति को किसी भी चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए। यदि कोई राजनीतिक दल उपरोक्त वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसे दल के उम्मीदवार का आयोग घोषित कर देना चाहिए तथा उस दल को मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों की मान्यता देने के नियमों को कड़ा बनाना चाहिए जिससे अत्यंत छोटे राजनीतिक दलों का गठन ना हो सके। राजनीतिक दलों को प्राप्त होने के लिए चंदे एवं चुनाव के लिए उम्मीदवारों को दिए जाने वाले धन के बारे में एक विस्तृत नियम बनाना चाहिए। इस नियम के निम्न उपबंध होने चाहिए। पहला, राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले धन में पारदर्शिता होनी चाहिए। औद्योगिक घरानों से प्राप्त होने वाले धन की एक सीमा होनी चाहिए। एक सीमा से अधिक दान या चंदा देने पर कर लगाना जाना चाहिए। चंदा देने वाले एवं प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल दोनों को लेखा जांच होनी चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल के लेखा जांच का विवरण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाना चाहिए। चुनावी खर्च में व्यय की गलत जानकारी देने वाले दल की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए।
अब बात करेंगे परिवर्तन विरोधी कानून के बारे में। संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधित कर जिसमें निम्न उपबंध किए जाने चाहिए। पहला, वे सभी लोग चाहे व्यक्तिगत या सामूहिक जो परिवर्तन विरोधी कानून के आधार पर आयोग घोषित कर दिए गए हों, उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए तथा ये नया चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों के इस नियम के आधार पर आयोग घोषित कर दिया गया है, उन्हें किसी पद को धारण करने या मंत्री बनने के तब तक आयोग घोषित कर देना चाहिए जब तक कि उनका शेष वर्ष कार्यकाल बचा है या तब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता। इस प्रकार लोगों द्वारा सरकार को गिराने के लिए दिए गए मत का अवैध माना जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को दल परिवर्तन विरोधी कानून आधार पर आयोग घोषित करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष या सभापति के स्थान पर देश के निर्वाचन आयोग की होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। गुड बाय।